महिला सशक्तिकरण। सशक्तिकरण एक बहुआयामी, बहुपक्षीय एवं बहुस्तरीय अवधारणा है। यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कमजोर वर्ग के व्यक्तियों में सामाजिक आर्थिक संसाधनों पर नियंत्रण स्थापित करने की क्षमताओं का पर्याप्त विकास करने के लिए प्रयत्न किए जाते हैं। सशक्तिकरण से अभिप्राय शक्ति का अधिग्रहण मात्र नहीं है, अपितु इसके द्वारा निर्बल में शक्ति के प्रयोग की क्षमता का समुचित विकास किया जाता है। कमजोर वर्ग को सामाजिक हाशिए से समाज की मुख्य धारा में लाना, निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना तथा उसमें व्याप्त प्राश्रयता की भावना और हीन भावना को समाप्त करना ही सशक्तिकरण कहलाता है। महिला सशक्तिकरण वर्तमान संदर्भ में विकास की वह धारा है जिसमें महिला घर की चारदीवारी से बाहर निकलकर सामाजिक परिवर्तन, बौद्धिक, मानवीय एवं बौद्धिक जैसे ज्ञान, सूचना, विचार एवं आर्थिक संसाधनों में भागीदार बढ़ाने के प्रयास किए जाते हैं। सशक्तिकरण की प्रक्रिया से महिलाओं की घर, समुदाय, समाज एवं राष्ट्र के मुद्दों पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है। भारत में लैंगिक समानता को स्थापित करने हेतु संविधान की प्रस्तावना में अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 51 वन में मौलिक कर्तव्य एवं अनुच्छेद 36 से 51 में नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान रखा गया है। ये प्रावधान न सिर्फ समानता स्थापित करते हैं बल्कि राज्यों को महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक प्रयास करने हेतु भी प्रेरित करते हैं। संविधान के 73वें व 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायत राज संस्थाओं व नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए पद आरक्षित किए गए हैं। संवैधानिक अधिकारों को व्यवहारिक रूप प्रदान करने के लिए राज्य ने महिलाओं की प्रशासनिक कार्यक्रमों में भागीदारी बढ़ाने हेतु कुछ कानून बनाए हैं। इन कानूनों के अनुसार महिलाएं पद व अधिकार प्राप्त कर समाज के सामाजिक विकास में अपनी भागीदारी निभा सकती हैं। महिला सशक्तिकरण की प्रक्रिया को एक प्रक्रिया के रूप में देखा जा सकता है। इसके अनेक कारक हैं। निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना। तो महिलाएं सशक्त कब होंगी? जब वो अपने जीवन से संबंधित सभी निर्णय स्वयं लेंगी, वह किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होंगी। दूसरा है निर्णय क्षमता के लिए आवश्यक सूचना एवं संसाधनों तक सुलभ पहुँच। कि निर्णय वो कब लेंगी? जब वो उन संसाधनों तक पहुँच पाएंगी, जो सूचना के स्रोत हैं, जो अधिकार हैं, जो शक्तियाँ हैं, जो संसाधन हैं, जिनके उन तक सुलभ मतलब आसानी से जो पहुँच होगी, तब वो महिलाएं अपने निर्णयों को स्वयं ले पाएंगी। आर्थिक स्वतंत्रता का मतलब है कि जो पैसा, जो इनकम है, जो प्रॉपर्टी है, जो उनके नाम से है, उनका प्रयोग वह अपनी मनमर्जी से कर पाएंगी। वो अपनी आमदनी को अपनी मर्जी से खर्च कर पाएंगी। ज्ञान, उनको अपने कर्तव्यों, अधिकारों के बारे में ज्ञान होना चाहिए। जब तक वो जागरूक नहीं होंगी, शिक्षित नहीं होंगी, तब तक उनको अपने अधिकारों के बारे में ज्ञान नहीं होगा। हिस्सेदारी या भागीदारी, वो हर काम में हिस्सेदारी लें। अपनी किसी भी काम में ये नहीं होना चाहिए कि ये काम महिलाओं के लिए नहीं है। स्वायत्ता या स्वतंत्रता कि वो हर काम करने के लिए स्वतंत्र होनी चाहिए। आज समाज में स्त्रियों की बेहतरी के प्रयास शुरू हुए हैं।
स्वतंत्रता, समानता, शिक्षा और स्वास्थ्य के अनेक अधिकारों पर बल दिए जाने लगा है। उन्हें घर से बाहर निकालने की सुविधा दी गई है। अर्थोपार्जन मतलब अर्थ या पैसा कमाने के अवसर उपलब्ध करवाए गए हैं और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में भागीदारी के मौके मिले हैं। महिला सशक्तिकरण इस संपूर्ण सामर्थ्य के लिए किया गया है एक प्रतिबद्ध एवं प्रामाणिक प्रयास है। सशक्तिकरण महिला द्वारा अपनी छवि और अपना कार्य दोनों के निर्माण संबंधी निर्णय लेने का स्वयं का अधिकार है, जिसकी सार्थकता किसी के देने में नहीं बल्कि स्वयं आगे बढ़कर लेने में है। कोई भी व्यक्ति अधिकारों को आसानी से देना नहीं चाहता। जिसके पास सत्ता है वो सत्ता को छोड़ना नहीं चाहता। तो महिलाओं को अपनी सामर्थ्य से आगे बढ़कर इन अधिकारों को लेना होगा। अब सारा उत्तरदायित्व तो इस नए वर्ग की महिलाओं विशेषकर विशेषाधिकार प्राप्त महिलाओं पर है कि वे ऐसे नए भारत का निर्माण करें जिसमें अतीत और वर्तमान की सर्वोत्तम खूबियाँ हों और जो भारत को मानवीय मूल्यों से परिपूर्ण महाशक्ति बना सकें। ऐसा देश जहाँ सभी के लिए पर्याप्त सुविधा हो, परंतु सुविधाहीन लोगों के लिए भी कुछ न कुछ निश्चित रूप से उपलब्ध हो। भारत में महिलाओं की स्थिति को जानने के लिए एक नज़र हम कुछ अतीत पर भी डालते हैं। पुराने समय में महिलाओं के साथ बहुत अन्यायपूर्ण व्यवहार किया गया है। उन सब चीज़ों को अब हम अपनी शक्ति और सामर्थ्यता से ख़त्म करें, दूर करें, आने वाली पीढ़ी को उन प्रॉब्लम्स का सामना ना करना पड़े, इसके लिए हम प्रयास करें। महिला सशक्तिकरण एक वैश्विक मुद्दा है जो संपूर्ण विश्व में होने वाले महिला आंदोलनों, विशेषकर तृतीय विश्व के नारीवादियों द्वारा की गई महत्वपूर्ण आलोचनाओं, वाद विवादों का परिणाम है। इस पर स्रोत लैटिन अमेरिका में 70 के दशक में विकास, नारी एवं शिक्षा की अवधारणा के बीच पारस्परिक क्रिया के रूप में माना जाता है। यह पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की स्थिति, भूमिका तथा अधिकारों से सरोकार रखता है तथा महिलाओं के प्रति होने वाले अत्याचारों, उनकी पराधीनता तथा प्रतिकारों के उपकारों पर विचार करता है। ऐतिहासिक क्रम में इस आंदोलन के मुख्य मुद्दे रहे हैं महिलाओं के अधिकारों को मानव अधिकारों के समान स्वीकार किया जाए, महिलाओं को परंपरागत पराधीनता से मुक्ति प्रदान करने के लिए नारीत्व की नई परिभाषा दी जाए। सशक्तिकरण एक प्रक्रिया है जो एक बार प्राप्त करने के बाद भी स्वयं द्वारा संयोजित एवं संवादित प्रक्रिया है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार सशक्तिकरण का शाब्दिक अर्थ है किसी व्यक्ति को कार्य करने की शक्ति या सत्ता प्रदान करना और अपने जीवन तथा जिन स्थितियों में वह है उन पर अधिक नियंत्रण प्राप्त करना है। सशक्तिकरण ये नहीं है कि एक बार महिलाएं सशक्त हो गई तो उसके बाद उनको प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है। उनको आगे बढ़कर अपने लिए प्रयास करने होंगे और जो साधन सुविधाएं उनको मिली हैं उनका वो पूर्ण उपयोग करके अपने विकास में सतत आगे बढ़ें। इस प्रकार सशक्तिकरण व्यापक संदर्भ में स्वयं के जीवन पर नियंत्रण, निर्णय क्षमता, संसाधनों का समान उपयोग, सुरक्षा, वांछनीय शैक्षणिक तथा आर्थिक जीवन स्तर एवं स्वयं का मूल्यांकन कर अपनी क्षमताओं एवं संसाधनों के विकास की ओर अग्रसर हो सकते। सशक्तिकरण के कुछ घटक हैं। बोधात्मक घटक, इसका तात्पर्य है कि महिलाओं में उनकी समाज में निम्न स्तरीय जो स्थिति है, इस स्थिति के लिए उत्तरदायी कारकों, लिंगात्मक संबंधों के विषय में नई समझ विकसित करना। कि महिलाओं को कहा जाता है कि आपको इन चीज़ों की समझ नहीं है, इन चीज़ों के बारे में वो कुछ नए कार्य करें, वो बताएं, वो अपनी समझ से चीज़ों को नई दिशा दें ताकि उनकी समझ पर लोग
शक ना करें। मनोवैज्ञानिक कारक। मनोवैज्ञानिक घटक से तात्पर्य कि महिलाओं में ऐसी भावना का विकास करना जिसमें वे व्यक्तिगत एवं सामाजिक स्तर पर अपनी स्थिति में सुधार कर सके तथा इस विश्वास का निर्माण कर सके कि वे अपने प्रयास में सफलता अर्जित कर सकती हैं। आर्थिक घटक, जिससे तात्पर्य है कि महिलाओं को उत्पादन प्रक्रिया से जोड़ा जाए और आर्थिक स्वायत्तता के लिए प्रोत्साहित किया जाए। राजनीतिक घटक। राजनीतिक घटक के अंतर्गत महिलाओं में चारों तरफ से राजनीतिक एवं सामाजिक पर्यावरण का विश्लेषण करने तथा सामाजिक परिवर्तन के लिए संगठित एवं जागरूक होने की योग्यता विकसित करना आता है। अब आता कि भारत में महिला सशक्तिकरण। ऐतिहासिक दृष्टि से भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति तथा अधिकारों पर दृष्टि डालें तो यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवताओं का निवास होता है, जैसी धारणाएं प्रचलित हैं। वैदिक काल में महिलाओं को पुरुषों के समान शिक्षा, धर्म, राजनीतिक, संपत्ति एवं उत्तराधिकार के अधिकार प्राप्त थे। वहीं उनके बाद में निरंतर सभी कालों में महिलाओं की स्थिति दयनीय होती चली, जिससे मुख्य रूप से पर्दा प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा, अशिक्षा, आर्थिक निर्भरता, धर्मांता आदि कारकों ने संस्कृति का रूप ग्रहण कर लिया। जहाँ उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों को अपवित्र माना गया, वहीं धर्मशास्त्र युग महाभारत मनुस्मृति में महिलाओं को पुरुषों के अधीन रखने का प्रचलन था। इसी क्रम में मध्य युग में पितृसत्तात्मक एवं पुरुष प्रधान समाज में स्त्री पुरुष असमानता देखने को मिलती है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि जब तक महिलाओं की स्थिति में सुधार नहीं होगा तब तक विश्व की मानव जाति का कल्याण नहीं हो सकता। किसी भी पक्षी के लिए एक पंख से उड़ना असंभव है। इसी प्रकार नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा है कि नारी की महत्ता को बताते हुए उन्होंने कहा, मुझे एक योग्य माता दो, मैं तुम्हें एक योग्य राष्ट्र। नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या कहा है कि मुझे एक योग्य माता दो, मैं तुमको एक योग्य राष्ट्र दूंगा। गांधी जी कहते हैं, महिलाओं के अधिकारों के विषय में मैं समझौता नहीं कर सकता। शारीरिक बनावट और लिंग भेद पुरुष और महिलाओं के कार्यों के अंतर को दर्शाता है, उसके स्तर के अंतर को नहीं। महिला पुरुष की पूरक है, उसके कम नहीं है, उससे कम नहीं है, वो उसकी क्या है, पूरक है। नारी जब पुरुष के समक्ष खड़ी होगी उसमें विकास तभी संभव है, अन्यथा वह पुरुष के दबाव से बनी घुटन में जीने के लिए सांस भरेगी। इन सब चीज़ों को देखते हुए भारत में महिला सशक्तिकरण के लिए कुछ संवैधानिक प्रयास किए गए जिससे महिलाओं को सशक्त किया जाए, और वो है 73वां व 74वां संविधान संशोधन। हमारे जो फाइनल ईयर के टॉपिक में है वो 73वां संविधान संशोधन है। 1992 में 73वां संविधान संशोधन बना और 1993 में ये लागू हुआ। इसमें पंचायती राज के बारे में बताया गया है। पंचायतों में और नगर निकायों में महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिया गया है। कुछ राज्यों में तो ये आरक्षण 50% भी दिया गया है। महिला सशक्तिकरण के लिए कुछ नीतियाँ और सूचक हैं जिनके द्वारा हम कह सकते हैं कि महिलाएं किन चीज़ों के द्वारा सशक्त हो सकती हैं। एक चुने हुए भौगोलिक क्षेत्र, राजनीतिक चाहे शहरी हो या ग्रामीण, की सबसे गरीब और दलित महिलाओं के साथ काम करना, जेंडर तथा राजनीतिक चेतना वाले एक्टिविस्ट परिवर्तन एजेंटों को महिलाओं को संगठित करने और उनकी चेतना का स्तर बढ़ाने के लिए प्रशिक्षित करना, महिलाओं के लिए ऐसा समय और जगह
तैयार करना जहाँ वे एक स्त्री के रूप में आपस में जुड़ सकें, न कि विकास या कल्याण कार्यक्रम को पाने के लिए या उनका फ़ायदा उठाने के लिए वो उस जगह पर इकट्ठी हों। महिलाओं के अपने अनुभवों और उनकी परिस्थितियों से भी उनको कुछ काम आरंभ किए जाते हैं। स्वयं अपनी पहचान और बेहतर छवि को वो बढ़ाएं। विश्लेषणात्मक सोच पैदा करने की कोशिश करना, शक्ति संरचना तथा जेंडर की गहराई समझ पाने की कोशिश करना, नई जानकारी, ज्ञान, कौशल उपलब्ध कराकर सभी स्तरों पर स्वयं आगे बढ़ने की कोशिश करना। स्त्रियों को उनकी बढ़ी हुई चेतना, नई जानकारी व ज्ञान, आलोचनात्मक विश्लेषण और जानकारी के आधार पर फैसला लेकर मुद्दों के चुनाव और उनका कर्म तय करने के योग्य बनाना। महिलाओं को इतना सशक्त बनाना कि वो अपनी आप कुछ चीज़ों में परिवर्तन कर सकें और खुद संघर्ष करके आगे बढ़ सकें। स्त्रियों का दर्जा निर्धारित करने वाले ढांचे में बदलाव लाने के लिए स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिला संगठनों के निर्माण में सहायता करना। महिला सशक्तिकरण हेतु समन्वित ग्रामीण विकास की आवश्यकता व ग्रामीण विकास के कुछ सुझाव हैं। उनके लिए हम क्या करें? आमतौर पर समूह संगठन के जरिए जागरूकता पैदा करना, चेतना का स्तर बढ़ाना, स्त्रियों के लिए कार्यक्रम सेवाएं मुहैया करवाना, कर्ज की सुविधाएं देना, बाजार की जानकारी देना, कौशल सुधारने की शिक्षा आदि सहित आर्थिक विकास की योजनाएं बनाना, कार्यात्मक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, लड़कियों के लिए अनौपचारिक शिक्षा सहित सभी शिक्षा कार्यक्रम चलाना, गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा शुरू की गई विकास गतिविधियों को अपने हाथ में लेने के लिए गांव के ही समूहों को जोड़कर संघ बनाना। ये कुछ कार्यक्रम ऐसे हैं जो सरकार द्वारा किए जाने चाहिए। कुछ कार्य समाज के जो ठेकेदार हैं उन लोगों को प्रयास करना चाहिए महिलाओं के विकास के लिए, महिलाओं को सशक्त करने के लिए। लेकिन इतना सशक्तिकरण होने के बाद, कुछ कानूनी अधिकार सरकार के देने के बाद भी महिलाओं के सशक्तिकरण में कुछ बाधाएं हैं। तो क्या बाधाएं हैं? पहला है पुरुष प्रधान समाज। हमारा समाज है वो पुरुष प्रधान है, जिसके कारण महिलाओं को आगे बढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है। दूसरा है उत्तराधिकार प्रथा एवं पुराने रीति रिवाज। उत्तराधिकार में लड़कों को अधिक महत्व दिया जाता है। केवल पुत्र को ही पिता को मुखाग्नि देने का अधिकार है, कुटुंब पिता के नाम से चलता है। इस प्रकार की परंपराएं हमारे समाज में है। अनुभव एवं प्रशिक्षण का अभाव। बहुत सारी चीज़ों के लिए लड़कियों को कहा जाता है कि इस प्रकार का व्यवसाय करना लड़की के लिए ठीक नहीं है। आत्मविश्वास का अभाव। लड़कियों को और महिलाओं को आत्मविश्वास के लिए इनका व्यक्तित्व विकास इस प्रकार से होता है कि उनको कहा जाता है, उनको पराश्रित बनाया जाता है, तो उनके अंदर आत्मविश्वास की कमी हो जाती है। दहेज प्रथा, निम्न शिक्षा दर, कमज़ोर स्वास्थ्य जैसी बहुत सारी समस्याएं हैं जो महिलाओं को आगे बढ़ने से रोकती हैं। कुछ परंपराएं, पूर्व धारणाएं, भ्रांतियाँ, राजनीतिक आपराधिकरण, सामाजिक संरचना, प्रॉक्सी एवं रिमोट कंट्रोल की अवधारणा, धनाभाव, अपडेट सूचनाओं का अभाव, संकोच, मौन रहने की प्रवृत्ति जैसी बहुत सारी कमियां हैं जो महिलाओं को आगे बढ़ने से रोकती हैं।